हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो यू आर ऑल वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज हम जानेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, आरबीआई का क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो लेक्चर उन सभी एस्पायरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपियर होने जा रहे हैं। सो बिफोर वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, हम सीधे ही टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हम डिस्कस करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, हम जाते हैं थोड़ा हिस्ट्री में, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो जो बैंकिंग की शुरुआत हुई भारत में, तो बैंकिंग की शुरुआत कब हुई? तो बैंकिंग की शुरुआत हुई 1770 के आसपास, जब पहली बार बनाया गया बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ये कब था? इट वॉज ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यानी जब यहाँ पे अंग्रेज़ों की सरकार होती थी, कॉलोनियल पीरियड था, तो उस टाइम बनाया गया बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इट वॉज द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश इन इंडिया। तो ये पहला बैंक था जो भारत में बनाया गया। मार्क द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग इन द कंट्री। और इससे शुरुआत होती है एक ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग की भारत में। तो पहला जो बैंक था वो बनाया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इस चीज़ को आप याद रखें, कई बार इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके अलावा 3 प्रेसिडेंसी बैंक भी बनाए गए थे। एक बनाया गया था बैंक ऑफ कोलकाता 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मैड्रास ये 1849। ये 3 बैंक भी बनाए गए थे। दीज बैंक फंक्शन एज ए क्वासी सेंट्रल बैंक एंड प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन फाइनेंसिंग ट्रेड एंड गवर्नमेंट एक्टिविटीज। ये जो तीनों बैंक थे, तो इन्होंने क्या फंक्शन किया? दे फंक्शन एज ए क्वासी सेंट्रल बैंक। जिस तरह आज सेंट्रल बैंक हमारा काम करता है, वैसे ही ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे उन्होंने अपना काम किया। और ज़्यादातर इनका क्या काम था? एक तो ये ट्रेड को फाइनेंस करते थे, और दूसरा गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, यानी जो भी काम सरकार इनको देती थी तो ये चीज़ें करते थे। और इनका जो रोल था इन तीनों बैंक्स का काफ़ी सिग्निफिकेंट था, यानी काफ़ी अच्छा था। तो ये तो हुई हिस्ट्री बैंकिंग की इंडिया में। आगे चलते हैं। अब इसके अलावा आपने एक और इम्पॉर्टेंट डेट याद रखनी है, वो है 1921। 1921 के आसपास क्या होता कि जो ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, इन तीनों को जो था इनको मर्ज किया गया, ठीक है, मिला दिया गया और बनाया गया एक नया बैंक। और उस बैंक का नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस बैंक का क्या नाम दिया गया? उसका नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1921 के आसपास इसको बनाया गया। और इसने क्या काम किया? इट फंक्शन एज अ मेजर कमर्शियल बैंक। तो वैसे ही जैसे वो पहले काम करते थे बाकी प्रेसिडेंसी बैंक, तो इसने भी वैसा ही काम किया। उसके बाद एक और डेट आती है इसमें 1955, 1955 के आसपास इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका नाम बदल के रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस डेट को आपको याद रखना है कि कौन सी डेट को इसका नाम चेंज किया गया। वो किया गया था 1955। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सपेंड बैंकिंग सर्विस स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बैंकिंग सर्विस थी उसको एक तो रूरल एरियाज़ में लिया जाए और सेमी अर्बन एरियाज़ में बढ़ाया जाए। तो रूरल एरिया हो गए वो एरिया जैसे गांव देहात, और सेमी अर्बन एरिया होते हैं वो एरिया जो पूरी तरीके से अभी शहर नहीं बने हो। तो आज की डेट में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो है सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक आज की डेट में, राइट। इंडिया में सबसे बड़ा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले होता था इंपीरियल बैंक, और 1955 के आसपास इसका नाम बदल के रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपने 2 और डेट इसमें याद रखनी है, एक 1969 और दूसरी याद रखनी है आपने 1980, यानी 1980 और 1969 की डेट आपने याद रखनी है। 14 मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक को नेशनलाइज। तो यहाँ पे 14 बैंक्स जो थे, जो प्राइवेट बैंक थे, उनको नेशनलाइज किया गया। और 1980 के आसपास 6 और बैंक्स थे जिनको नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज का मतलब ये होता है कि जो बैंक्स है उन पे
कंट्रोल जो है वो किसका रहेगा, सरकार का रहेगा, यानी ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट की रहती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था बैंक को नेशनलाइज करने का? इन बैंक्स को नेशनलाइज करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया जाए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी शख्स हो अपने देश का, तो वहाँ पे बैंकिंग सर्विस जो है उनको दी जाए। ठीक, तो ये हमारे पास था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बैंकिंग सिस्टम को लेके। अब आप आते हैं मेन टॉपिक पे। तो मेन टॉपिक आज का हमारा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी ओरिजिन और एस्टेब्लिशमेंट। इसमें आपने एक कमीशन को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है हिल्टन यंग कमीशन, ऑल्सो नोन एज रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी इसको कहते हैं। इट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया। तो ये जो हिल्टन यंग कमीशन था 1922 के आसपास बनाया था, तो इसने एक रिकमेंडेशन दी। तो रिकमेंडेशन क्या दी इन्होंने? इन्होंने कहा कि भारत में होना चाहिए एक सेंट्रल बैंक। ओके, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन 1934 बेस्ड ऑन कमीशन रिकमेंडेशन। अब देखिए, जो कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी 1922 के आसपास, तो 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया और इसकी जो रिकमेंडेशन थी उसको मान लिया गया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 अप्रैल 1935। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को जो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट हुई। इनिशियली पहले तो हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे। आगे चलते हैं। आरबीआई was ओरिजिनली सेटअप एज ए शेयर होल्डर बैंक। जो आरबीआई पहले बनाया गया था, ये बनाया गया था शेयर होल्डर बैंक, और बाद में इसको 1949 में किया गया नेशनलाइज। तो इन दोनों डेट्स को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनलाइज कब किया गया, 1949 में, और एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी आरबीआई की, 1935 में। और पहले गवर्नर कौन थे इसके? आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। उसके अलावा अपॉइंटमेंट्स होती है गवर्नर की, डिप्टी गवर्नर की, और जो करता है भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर होता है 5 साल का, यानी 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आज की डेट में जो आरबीआई के जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखिए, ये हमने देख लिया, हिस्ट्री हमने देख ली कि आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई। अब हम देखते हैं इसके क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले आगे इसके मॉनेटरी फंक्शन। पहले है इश्यूअर ऑफ करेंसी नोट। जितने भी करेंसी नोट हैं तो उनको इशू कौन करता है? उनको इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चाहे 10 रुपये का नोट हो, 50 रुपये का नोट हो, 200, 500, तो ये सभी नोट जो है इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिवाय 1 रुपये का नोट हो या सिक्का हो, वो इशू करता है कौन? भारत सरकार, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो करेंसी नोट्स हैं उन पे सिग्नेचर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उनका सिग्नेचर होता है। जबकि 1 रुपये का जो नोट होता है या सिक्का, उस पे 1 रुपये के नोट पे किसका साइन होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। तो पहला काम तो हो गया इश्यूअर ऑफ करेंसी नोट। दूसरा क्या है? बैंकर टू गवर्नमेंट। RBI act as a banker, agent and financial advisor to both central and state governments। देखिए, जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या काम करता है? ये काम करता है, चाहे बैंकिंग का काम हो, एजेंट का काम हो, या फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देता है किस पे? मॉनेटरी पॉलिसीज़ को लेके एडवाइस देता है। उसके अलावा कभी कभी सरकार को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो अप्रोच करते हैं किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। यानी आरबीआई का रोल क्या है? वो रोल है एज ए बैंकर का, यानी बैंकिंग का काम भी करता है, एजेंट का भी, और फाइनेंशियल एडवाइज़र का भी काम करता है। ये सब चीज़ें आरबीआई करता है। इट मैनेज गवर्नमेंट अकाउंट एंड पब्लिक डेब्ट। इसके अलावा जितने भी सरकारी खाते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको मैनेज करता है, देखता है।
उसके अलावा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस द आरबीआई प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। अब जितने भी हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, अगर उनमें कहीं लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आई, लिक्विडिटी मतलब हो गया इकोनॉमी में कि पैसे की कहीं शॉर्टेज हो जाए, क्राइसिस हो जाए, तो ये जो बैंक्स हैं ये अप्रोच करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और आरबीआई जो है इनको लोन वगैरह देता है ज़रूरत के हिसाब से। अलग अलग तरह के लोन्स दिए जाते हैं, चाहे बैंक रेट में लोन मिले, रेपो रेट में, या ओवरनाइट फैसिलिटी भी दी जाती है। तो इसको कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी अगर कोई भी परेशानी हो किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, तो वो आरबीआई को अप्रोच करते हैं और अपनी परेशानी जो है उनकी हल हो जाती है। तो ये आरबीआई का काम है इन सब चीज़ों में। ठीक, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक ये वो बैंक्स होते हैं जो हमारे डिपॉजिट्स लेते हैं, मतलब जहां पे आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हो और बैंकिंग सर्विस लेते हो। नेक्स्ट पेज। उसके अलावा आरबीआई का काम है रेगुलेटरी एंड कस्टोडियल फंक्शन, यानी ये रेगुलेशन का भी काम करता है। इसमें क्या है? बैंकर्स बैंक, कमर्शियल बैंक की पोर्शन ऑफ देयर कैश रिजर्व विद आरबीआई टू मीट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। देखिए, जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया में, तो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से इनको कुछ ना कुछ कैश रिजर्व जो है आरबीआई के पास रखना पड़ता है। उसको कहते हैं हम सीआरआर, और दूसरा होता है एसएलआर। ठीक है, तो सीआरआर में क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो में क्या होता है, उसमें ये होता है कि जितना किसी बैंक का डिपॉजिट होता है, मान के चलिए कि एक बैंक का डिपॉजिट जो है वो 100 करोड़ के आसपास है, तो 100 करोड़ का कोई 5% आप मान के चलो वो रखना पड़ता है सीआरआर, यानी इसकी रेट जो है वो बदलती रहती है। आज अगर 4% है तो कल की डेट में कुछ और होगा, तो इसको कहते हैं हम सीआरआर। तो एसएलआर में क्या होता है कि सेम जो है बैंक को कुछ पैसा जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करना होता है और कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाना पड़ता है, ये मैंडेटरी होता है, इसको कहते हैं हम एसएलआर। तो आज की डेट में ये कितने परसेंट है? लगभग 18% के आसपास है। तो ये तो हो गया हमारे पास बैंकर्स बैंक। उसके अलावा कस्टडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, आरबीआई मैनेज इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू मेंटेन एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। उसके अलावा जो फॉरेन रिजर्व होता है, जिसमें हमारे क्या हो गए, डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड वगैरह हो, तो ये सब चीज़ों को मैनेज कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मैनेज करता है। कि अगर कहीं एक्सटर्नल इंस्टेबिलिटी हो जाए, यानी कहीं वॉर लाइक सिचुएशन दुनिया में होगी या कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, तो उस वक्त हमारे पास देश में फॉरेन रिजर्व होना चाहिए। तो ये सारा देखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, आरबीआई रेगुलेट क्रेडिट एंड मनी सप्लाई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन थ्रू वेरियस मॉनेटरी टूल्स। देखिए, उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मनी सप्लाई, यानी पैसे की जो सप्लाई होता है उसको कम कर सकता है और ज़्यादा कर सकता है, डिपेंड करता है वो इन्फ्लेशन पे। तो आरबीआई का रोल क्या है? इसका एक और रोल होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, उसको कहते हैं कि देश में जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहे, उसको कहते हैं हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो ये आरबीआई का काम होता है। इससे ये क्या करते हैं कि जो पैसे की जो सप्लाई होती है मार्केट में उसको कम या ज़्यादा करते हैं, डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पे। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो आरबीआई के पास ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे पैसे की सप्लाई को कम किया जा सकता है। ठीक है, जैसे बैंक रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, इन सब रेट्स को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो अगर कभी जो है पैसा मार्केट में डालना हो या इंजेक्ट करना हो इकॉनमी में, उस वक्त जो है इन्हीं चीज़ों को रिवर्स किया जाता है। ओके, इसको कहते हैं हम कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। जैसे अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रेपो रेट बढ़ा देता, कभी कभी हम सुनते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि जब आरबीआई जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है कुछ इंटरेस्ट पे, अगर आरबीआई उस इंटरेस्ट को बढ़ा दे तो जो बैंक्स होते हैं वो जो है उनके लिए लोन लेना महंगा हो जाता है। जब आगे बैंक्स कस्टमर्स को लोन देंगे तो वो भी महंगा होगा। तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, क्योंकि लोग ज़्यादा महंगी चीज़ें प्रेफर नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से रिवर्स केस में ये होता है कि कभी कभी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो रेपो रेट या दूसरे और भी तरीके हैं जिनको आरबीआई कम कर देता है। अगर वो रेपो रेट कम कर दें तो उस केस में क्या होगा कि जो
बैंक्स होते हैं उनके पास ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, ज़्यादा पैसा आएगा और जो लोन के जो रेट्स होंगे वो भी थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स क्या हैं, क्या होते हैं आरबीआई के। उसके अलावा रेगुलेटर ऑफ बैंक्स अंडर आरबीआई एक्ट 1934 and Regulation Act 1949, RBI regulate bank by issuing licenses, supervising branch expansion, ensuring sound banking practices। 1934 का जो आरबीआई एक्ट है और रेगुलेशन एक्ट 1949 है, उसके तहत आरबीआई जो है वो क्या करता है, बैंक्स को लाइसेंस इशू करता है जो नए बैंक्स होंगे, या अगर बैंक की ब्रांच को एक्सपेंड करना हो वहाँ सुपरविजन का काम करता है, और साउंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, यानी जितनी भी गाइडलाइंस आरबीआई की हो उसके हिसाब से बैंक्स को चलना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आरबीआई रखती है। अब हम देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ हैं सब्सिडायरीज, मतलब ये ऐसी बॉडीज हैं जिनको कौन ओन करता है, इनको ओन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे पास कुछ का आपने जिक्र किया है, इंपॉर्टेंट है DICGC, BRBNML, REBIT, IFTS, RBI इनोवेशन हब। तो ये हैं 2 4 5। पहला तो हो गया डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो इनका काम होता है इंश्योरेंस को लेके, अगर बैंक में आपके डिपॉजिट्स होते हैं तो मैक्सिमम इंश्योरेंस आपका 5 लाख तक होता है आज की डेट में। दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, बैंक प्रिंटिंग को लेके, यानी बैंक की नोट की जो प्रिंटिंग है इसको लेके डील करती है। ये REBIT जो है ये साइबर सिक्योरिटी को देखती है, और IFTS ये है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। उसके अलावा RBI इनोवेशन हब फोकस ऑन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इनोवेशन। तो ये अलग अलग सब्सिडाइरीज हैं, इनका अलग अलग काम है, और जिनको कौन ओन करता है, इनको ऑपरेट और ओन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एग्जाम के लिए। मिंट स्ट्रीट, पॉपुलर निकनेम फॉर आरबीआई हेडक्वार्टर इन मुंबई। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई में, और इसको कहा जाता है मिंट स्ट्रीट। उसके अलावा है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये अडॉप्ट किया गया था 1957 के आसपास। आरबीआई मस्ट मेंटेन एटलीस्ट 200 करोड़ इन रिजर्व। तो आरबीआई को कितना रिजर्व में रखना है, कम से कम 200 करोड़। इसमें 115 करोड़ गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज होती है, ताकि जब भी कोई नई करेंसी इशू करनी हो टू इशू द करेंसी जब इशू करनी हो तो इतना मिनिमम रिजर्व रहना चाहिए आरबीआई के पास। आगे है PCA, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ए फ्रेमवर्क यूज्ड टू इंटरवीन इन द ऑपरेशन ऑफ बैंक विद पुअर फाइनेंशियल हेल्थ। बहुत सारे बैंक्स होते हैं जिनकी अगर फाइनेंशियल हेल्थ जो है सही नहीं हो तो आरबीआई जो है वहाँ पे ले सकती है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, यानी आरबीआई वहाँ पे क्या है डायरेक्शंस इशू कर सकती है बैंक को कि वो अपनी चीज़ों को सुधारें। अगर वहाँ पे वो चीज़ें नहीं सुधरती हैं तो आरबीआई उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकता, कार्रवाई कर सकता, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनका पैसा बच जाए। उसके अलावा इसमें होता है एक इम्पॉर्टेंट, उसको कहते हैं सेक्शन 7, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पावर द गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस टू आरबीआई इन द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी भारत सरकार को एम्पावर करता है ये सेक्शन 7 आरबीआई का, कि वो आरबीआई को क्या दे सकती हैं, डायरेक्शन दे सकती हैं, किसमें, पब्लिक इंटरेस्ट में। तो कौन सा सेक्शन आरबीआई का है, वो है आपका सेक्शन 7, यानी एम्पावर करता है गवर्नमेंट को टू गिव डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। आगे चलते हैं। उसके अलावा एम्बेलम है, टाइगर है और पाम ट्री है, और ओनली प्राइम मिनिस्टर हु वाज आरबीआई गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह 15th गवर्नर। देखिए जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो वाहिद एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के जो आरबीआई के गवर्नर भी थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके अलावा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट ए फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आरबीआई का एक और रोल होता है, वो होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहना चाहिए, और वो कितने परसेंट रहना चाहिए, वो रहना चाहिए 4%, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है ±2% की, मतलब एक तरीके का ये इनको फ्लेक्सिबिलिटी दी है, यानी मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2%। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो इसके साथ ही जो आज का ये जो वीडियो लेक्चर था आरबीआई को लेके ये कंप्लीट हुआ। हमने
इसमें आरबीआई की जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने जानी कि एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, आरबीआई का क्या फंक्शन और क्या रोल है। आगे जो 2 वीडियो लेक्चर्स होंगे वो हैं कि इन्फ्लेशन को कैसे टारगेट किया जाता है, मतलब इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा, इस पे हम जानेंगे, और रोल ऑफ आरबीआई इन मॉनेटरी पॉलिसीज। तो इन सब पे हमने जो है अलग से डिटेल वीडियोस जो हैं बनाए हैं, उसको आप ज़रूर देखिए, पार्ट 2 और पार्ट 3, ताकि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है आरबीआई को लेके वो क्लियर हो जाए। आई होप आज जो आपने बेसिक जानकारी दी थी आरबीआई के बारे में, तो इसमें शायद कोई डाउट आपके मन में अभी और होगा। आगे हम और वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।